मर्दाना कुव्वत के। क्या बट साहब कोई स्पेशल कोई दुआ है, क्या चक्कर क्या है? 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने पंजाब असेंबली से पास करवा, उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। वो 100 रुपए के लिए उन्होंने लाखों रुपए, मिलियन ऑफ फीस वाले वकील हायर किए। कई बार आपके घर पे दूध आता है और उसमें से हमक आती है, आप गवाले से कहते हैं, वो कहता है जी पट्ठियां दा फर्क है, सीजन चेंज होया है ना, पट्ठे ठीक होंगे तो ठीक हो जाएगा। हालांकि वो उसके थनों में इन्फेक्शन हो जाती है, उस दूध में पस आ रही होती है, पीप। अब वो पीप वाला दूध पी रहे होते हैं और वो आपको ये कह के मुतमिन कर देता है। आपको याद है लाहौर में शीशा कैफे कितने बन गए? बिल्कुल, शीशा कैफे मैंने बंद कराया। वहां पे हमने देखा कि जो शीशा कैफेज थे वहां पे कई लोग उस हुक्के में पानी की जगह शराब डाल रहे थे। वो प्रेमिसेस वाला अपना फोन दे रहा है, सारा फलाना बंदा है नाल गल कर लो, और उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं उसे कह रहा हूँ यार पहला नहीं दसिया, मैंने पहले दस देंदे होने वे कि फूड अथॉरिटी वाले साडे नाल ने। ਇਹਦਾ मतलब टेलीफोन ते गल नहीं बनी, चलो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, तेरी ऐसी तैसी, बंद करो दरवाजे, बंदूका ਕੱਢ ਲਓ, ਕੈਮਰੇ ਭੰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆਬਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ कोई एक बंदा ले आओ, मेरे सामने भी ना कराओ, सिर्फ मैनू इन्नी गल दसो कि मैं उहदे कोल पैसे फड़ लए सी। कि अभी तक कंज्यूमर को जो है वो सही ऑयल मिल रहा है? यहाँ लाहौर में अब आपको खुला कुकिंग ऑयल जो है ना, या पूरे पंजाब में अब मिलना बड़ा मुश्किल। चोरी छुपे कोई कर रहा है अगर, तो जिस दिन वो पकड़ा जाएगा वो उसका वो आखिरी दिन होगा। ये हमारा 90% से ज्यादा बनास्पति घी वो है कि जो पाम ऑयल से बना। एक वीडियो भी 2.5-3 मिनट की आपकी एक वायरल गई। चावल घर में पकाओ, आप दरवाजे से एंटर हो और पूरे घर में उसकी खुशबू फैली हो, मोहल्ले वालों को पता लग जाए बिरयानी पकी है। बिरयानी पकी। बैरिया टाउन के पास थी फ्लोर में, और वहाँ पे आलम ये था सफाई का, उनके जो गोडाउन था उसके अंदर गटर का ढक्कन थोड़ा हिला हुआ था और अंदर उसमें से फिर काकरोच निकल के तो पूरे उस प्रेमिसेस में फैले हुए। उसके बाद आपने जो मम्मी फिल्म देखी है, मम्मी फिल्म में वो जो काले से कीड़े हैं वो मैंने या मम्मी फिल्म में देखे थे या उस मिल में देखे थे। आप समझते हैं कि पंजाब में वाकई किसी दौर के अंदर गधे का गोश्त बिका है? कहता है जी 4 ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾते ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ डिलीट कर देंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, टॉक टाइम विद उमैर शाह में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमैर शाह और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ की सच्चाई बताई, आप तक हकाइक पेश किए। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब मोहसिन भट्टी साहब। तो बिला तखीर चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उमैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बहुत बहुत। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, करियर का आगाज कैसे हुआ और किस तरह इस फील्ड में आए? हादसाती तौर। अच्छा, हादसाती तौर। असल में मेरा जो काम था, मैं तो एडवर्टाइजिंग का आदमी था। अच्छा, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, मैं तो इस शोबे का आदमी था। MBA मार्केटिंग में किया था और मैं अपने प्रोफेशन में बड़ा कंफर्टेबल था और खुश था। ठीक है। हुआ ये कि मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो बल्कि 2025 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, सुहेल अब्बास मिर्ज़ा। उन्होंने मेरे अंदर ये कोई टैलेंट एक्सप्लोर किया। उन्होंने कहा यार तू ना अच्छा बता सकता है, तू नरेट अच्छा करता है, तो तू पाकिस्तान में ना कंज्यूमर राइट्स की आवाज़ उठा और कंज्यूमर राइट्स की एक कोई NGO बना। ठीक है। अच्छा, अब मेरी जाने बुला के कंज्यूमर राइट्स होते हैं क्या? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कंज्यूमर के राइट्स कभी उनके दिए ही नहीं जाते। तो मेरे साथ भी यही था कि पाकिस्तान में हमने तो कभी सुना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि यार दुनिया में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, यूरोप में ये होता है, इवन इंडिया में इतना हो रहा है, बांग्लादेश श्रीलंका में ये हो रहा है, तो कंज्यूमर के इतने राइट्स होते हैं, तो इस पे काम शुरू कर। और उन्होंने बाकायदा मुझे जैसे ट्यूशन देते हैं ना, उस तरह उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। जबरदस्त। और ये बात मैं आपको कह रहा हूँ 2002 की, और पढ़ाना शुरू किया उन्होंने मुझे। हम घर से ले जाते थे, पढ़ाया, और फिर जब तैयारी मेरी होगी तो मुझे कहा कि अब ना तू परवेज़ लाई साहब से मिल। ठीक है। CM पंजाब थे, मैं उन्हें जाके मिला, प्रेजेंटेशन दी, उन्हें मेरी बात अच्छी लगी, उन्होंने राजा बिशारत साहब के ज़िम्मे लगाया और हम कामयाब हो गए एफर्ट्स करके। 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने पंजाब असेंबली से पास करवा लिया। अच्छा, आपकी वसाकत से हुआ वो? मेरी वसाकत से, मैं उसकी ड्राफ्टिंग में शामिल था और अल्लाह के फजल से हमने 2005 में वो एक्ट पास करवा लिया। जबरदस्त। एक्ट पास हो गया। अब उस पर सरकारी काम है, डिले होते, नोटिफिकेशन होते, वसाइल मुहैया होते। 2007 आ गया। फरवरी 2007 में
पाकिस्तान की सबसे पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर पूंछ हाउस जो है जी जी चुबुर्जी के जी जी पास, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहली कंज्यूमर कोर्ट ऑपरेशनल हुई और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। अच्छा, ठीक। कौन सी कंपनी थी बेटी साहब, नाम भी बता ही दे। बहुत बड़ी कंपनी। ठीक, उसके खिलाफ सबसे पहला केस दायर किया और वो केस अल्लाह के फजल से हमने जीता। उसमें बड़ा उन्होंने बेटी साहब बड़ा पैनल कवर ना किया हुआ करें, था। उसकी बता दे असल क्या केस की टाइप क्या थी, हाँ, किस वो नौयत ओवर का केस था? चार्जिंग थी, अच्छा, ओवर ओवर चार्जिंग चार्जिंग थी। का केस था। जो प्राइस था उनके हमने एक ऑयल कंपनी थी ठीक है। और उसके हमने मोबाइल ऑयल खरीदा। अब जो मोबाइल ऑयल की जो उसके ऊपर असल उसकी कीमत लिखी हुई थी उससे वो 100 रुपया ज्यादा दे रहे थे। अच्छा, ठीक, चार्ज कर रहे थे 100 चार्ज रुपए कर का, रहे थे। ठीक है। मेरा क्लेम ये था कि यार ऊपर जो प्राइस लिखी आप उस पर दें। उन्होंने कहा जी ये पुराना स्टॉक पे रेट वध गए ने तो होना नवे रेट पे मिलेगा। मैंने कहा नहीं हो सकता जी। वो मैंने केस दायर कर दिया और अल्लाह के फजल से हमें उसमें कामयाबी मिली। उनको अच्छा खासा जुर्माना हुआ और जुर्माना चाहे 1 रुपए का क्यों ना हो, बिल्कुल। ठीक, वो जुर्माना होता है और उसके लिए उन्होंने वो 100 रुपए के लिए उन्होंने लाखों रुपए मिलियंस ऑफ फीस वाले वकील हायर किए हुए थे और वो हमने जीता। उसके बाद सिलसिला चल निकला। हमने बैंकों से केस जीते। हमने बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां इनसे केसेस जीते और ये नहीं हो रहा था कि वो कोई पैसे को मुझे मिल रहे थे। ऐसे नहीं है कि कोई ये समझे, वो ये है कि आप मेरे पास आ गए हैं, ठीक, तो आपका कोई मसला है। मेरी तो एनजीओ थी तो मैं आपका केस लड़ने के लिए पहुंच जाता था उधर। एक खातून थी, वो डायबिटिक थी, ठीक है। उन्होंने एक शैम्पू खरीदा एक मल्टीनेशनल कंपनी का, उसका ढक्कन खोल रही है तो उनको कट लग गया, उसके एजेस इतने शार्प थे तो वो उनका जख्म हील ही नहीं हो रहा था। तो उनको हमने रिलीफ लेके दिया, उनको इलाज मुआवजे का खर्चा भी लेके दिया, जुर्माना भी लेके दिया और कंपनी को अदालत की तरफ से पाबंद किया कि वो इसकी बॉटल भी चेंज करेंगे, इसकी यानी पैकेजिंग चेंज करेंगे, ठीक, और फिर होगा। इसी तरह एक बड़ा मशहूर ब्रांड था जो 100% खुश्की और सिकरी के खात्मे का दावा करता था, तो हमने वो भी कहा कि जी ये 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको भी अपना एड भी चेंज करना पड़ा, पैकेजिंग भी चेंज करनी पड़ी। वो क्या लिख रहे 99.9 मरे मोया नहीं आंकड़े, हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन वो ये है कि कानूनी मोशगाफियों का सहारा ले तो लेते बट साहब इन तमाम जो आपका 2-2.5 तिहाई का जो आपका रहा है टेनोर जिसके अंदर आपने सारी एफर्ट्स की, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था? कभी ऐसा बैकलैश का सामना करना पड़ा हो, किसी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया हो? क्योंकि जब आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोई इस तरह के एक्ट करते हैं, ब्लैकमेलर का लफ्ज तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता होगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही ये होता है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक बड़ा स्टोर था, ठीक है, उनकी चेन है काफी बड़ी, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर की, उन पे हमने प्रोग्राम किया, ठीक, हमने बल्कि ये जो भैंसों को इंजेक्शन नहीं लगाने होते, जी, स्टीरॉयड हार्मोनल इंजेक्शन, मैंने इसके खिलाफ केस किया। मैंने इस पे आवाज उठाई कि ये हार्मोनल इंजेक्शंस हैं और ये भैंस के साथ बड़ा जुल्म करते हैं। आप कई बार यानी कि खाली इंसानों के साथ नहीं, आपने जो जानवरों के साथ ज्यादती हो रही थी वो भी, हाँ, वो जानवरों के साथ भी हो रही थी और इंसानों के साथ भी हो रही थी। अच्छा। वो ऐसे हो रही थी कि ये जो हार्मोनल इंजेक्शन है ये करते क्या है, ये बेसिकली कि भैंस का आपने दूध दोना है ना, जी जी, तो उसके लिए वो हम उसके बच्चे को छोड़ेंगे, ठीक है, जो आके उसके जो थन है उधर वो पीने की कोशिश करेगा तो भैंस या गाय उसके लिए दूध उतारेगी, ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल। तो वो काम, वो जो उसको स्टिमुलेशन है, वो स्टिमुलेशन अगर उसके बच्चे को छोड़े बगैर उसको इंजेक्शन से कर दी जाए, ठीक है, ठीक, तो उससे ये होगा कि वो स्टिमुलेट तो हो जाएगी, जो को 1.5 किलो दूध उस बच्चे ने पीना है वो उसको नहीं मिलेगा, वो बच्चे की सेहत भी वैसी नहीं रहेगी और जो माँ है उसकी सेहत भी खराब होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। कई बार आपके घर पे दूध आता है और उसमें से हमक आती है, हाँ जी, ठीक, आप गवाले से कहते हैं कि जी ये इसमें से हमक क्यों आ रही है, वो कहता है जी पट्ठियां दा फर्क है, ए सीजन चेंज होया है ना, ए पट्ठे ठीक होंगे तो ठीक हो जाएगा। हालांकि वो उसके थनों में इन्फेक्शन हो जाती है, अच्छा, और उस दूध में पस आ रही होती है, पीप, आप वो पीप वाला दूध पी रहे होते हैं,
और वो आपको ये कह के मुतमिन कर देता है जी। अब वो जो इंजेक्शन जब मुसलसल उस गाय भैंस को लगता है तो वो उसकी उम्र भी कम हो जाती है, उसकी हड्डियां घुलना शुरू हो जाती हैं, वो जल्दी मर जाती है, उसकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, मल्टीपल इश्यूज उसको होते हैं। तो ये बेसिकली तो उसके उसको हम एक तरह से जहर दे रहे होते हैं, बीमारियां दे रहे होते हैं। तो मैंने नसीम सादिक साहब उस वक्त एक्चुअली लाइफ स्टॉक थे, हमने उस पर पाबंदी लगवा दी। तो ये जो कंपनी थी, ये मल्टीनेशनल कंपनी थी, इन्होंने मेरा पता कराया। अच्छा। पता कराया तो उन्होंने कहा कि ये तो 5 मरले घर में रहता है और वो भी किराए का है। तो उन्होंने मुझे फिर ऑफर की कि जी आपको डीएचए में फर्निश्ड घर देते हैं 1 कनाल तो का। अब कौन से डीएचए के फेज के अंदर है आपका घर वो? मैं तो लिया ही नहीं। बट साहब इतनी बड़ी ऑफर क्यों नहीं लिया आपने? इस तरह की ऑफर अगर मैं लेता होता तो अब कहीं का कहीं होता। मैंने अल्लाह के फजल से मुझे अल्लाह ने हलाल इतना दिया, फिर अल्लाह ने उसके बाद इतना मुझे दिया। हालांकि वो स्टेज वो थी, बल्कि उससे पहले, उससे भी थोड़ा सा पीछे चल जाए। आपको याद है लाहौर में शीशा कैफे कितने बन गए थे? बिल्कुल। शीशा कैफे मैंने बंद कराए। अच्छा, वो अब कैसे बंद कराए कि हमारे पास वहां पे हमने देखा कि जो शीशा कैफेज थे, वहां पे कई लोग उसमें उस हुक्के में पानी की जगह शराब डाल रहे थे। अच्छा, ये बड़ी साहब मैंने पहली दफा सुना है। हाँ। शराब का इस्तेमाल हो रहा था? हाँ, ठीक है जी। उससे क्या फर्क पड़ रहा था? अच्छा, उससे एक वो उसके फ्यूम्स से वो ले रहे थे फायदा। ठीक है जी। अच्छा। लेकिन जो ये था ये बड़ा कम था, कोई एक आधा था ऐसा जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें वो करके ना उसका क्योंकि कॉम्बिनेशन एक्सपेंसिव बना भी तो के बहुत दी। हो जाता होगा हाँ, ना फिर। ठीक। लेकिन जो असल था वो उसमें हैश का इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा। उसकी एडिक्शन बहुत ज्यादा होगी। अब वो जो था उससे जो बच्चे बच्चियां वो उसके ऐसे एडिक्ट हो गए थे कि वो उनके तो जिस्म टूट रहे थे। लाहौर के जो सिर्फ एम आलम रोड पे 24 रेस्टोरेंट थे, 25 थे कैफे, शीशा कैफे जी। थे, बिल्कुल ठीक है। तो उनको हमने जब बंद करवाया तो उन्होंने उस वक्त मुझे 1 लाख रुपए फी रेस्टोरेंट फी महीना देने की बात की। 25 लाख रुपए महीना मुझे मिल रहा था। 2009-10 की बात आपको कर रहा हूं मैं। तो फिर सवाल मेरा वहीं पर आया था, अच्छा, डीएचए में कितने घर हैं? अच्छा, अब सुने ना, उस वक्त क्या पोजीशन थी? उस वक्त पोजीशन ये थी कि मेरे पास एक मरगला गाड़ी थी। ठीक है। 2009-10 की बात कर रहा हूं, और वो 1993 मॉडल की थी। और उसकी वो इतनी खड़की हुई थी, खटारा थी, कि जब हम गोल चक्कर पे मैं जाता था ना, तो वो उसका इधर वाला दरवाजा खुद ही खुल जाता था। जब मैं ऐसे मोड़ता था तो उसका इधर वाला खुल जाता था। और उस वक्त मुझे 3 सिविक के बराबर मुझे पैसे मिल रहे थे। ठीक है जी, और हर महीने मिल रहे थे। तो मैंने नहीं लिए, अल्लाह ने बचाए रखा मुझे। बिल्कुल ठीक। ठीक। ये जो थी, ये उस वक्त घर दे रहे थे, नहीं लिया। इसी तरह जब मैंने अपना जिंदगी का पहला प्लॉट खरीदा तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए कम थे, और उस वक्त मुझे एक ब्रांड की तरफ से 20 लाख की ऑफर हो रही थी। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने उस मालिक से उधार कर लिया। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं आपको अगले 2-3 महीनों में दे दूंगा जी। जबरदस्त। ठीक। तो वो अल्लाह ने अपना घर भी दिया, गाड़ियां भी दी, अच्छी गाड़ियां दी भाई, और सबसे बढ़ के इज्जत अता फरमाई। बेशक। वो जो है ना उस रास्ते की तरफ नहीं गए। अब आ जाते हैं आपके उस सवाल की तरफ के ऑफर्स। तो सबसे पहला, किसी भी जब हम प्रेमिसेस पे जाते थे या जाते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उन्हें पता है कि उनकी तरफ कौन कौन आ सकता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। आप खुद रेस्टोरेंट ला रहे हैं, एक पाकिस्तान का एक नोन बड़ा ब्रांड ला रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको कौन कौन सा महकमा तंग कर सकता है। ऐसे ही है। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। आपने उनके ना, आपने उधर को ना को वाकफ भी रखे हैं, आपने अपना सिस्टम भी ठीक किया है, लेकिन उसके साथ साथ उधर आपने उन महकमों में अपने को तलक भी बना के रखा। ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो उन लोगों को पता था कि हमें कौन कौन तंग कर सकता है। मीडिया भी आ सकता है, और मीडिया में चूंकि फूड में मेरा काफी अल्लाह पाक ने मुझे नाम अता फरमाया था, तो मेरे उन्होंने बड़े तोड़ ढूंढे हुए थे। हमने कहीं जाना है तो सबसे पहले तो हमें हमारे ही दोस्तों के फोन आने हैं, और वो ऐसे दोस्त होने हैं कि जिनको इनकार नहीं किया जा सकता। तो और मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे करके गाड़ी में रख के जाता था, अभी भी एयरप्लेन मोड पे है। ठीक। तो मैं उधर गया हूँ, मेरे नंबर पे कॉल नहीं आ रही है, वो प्रेमिसेस वाला अपना फोन दे रहा है, सर फलाना बंदा है, नाल गल कर लो, और उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है।
और मैं उसे कह रहा हूँ यार तुझे पहला नहीं दसिया मैनू, ठीक है बस 5 मिनट पहले फोन कर देते हाँ तो काम हो जाए। पहले दस देंगे ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ठीक है तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ नहीं कुछ कर सकते जी, ठीक है। अच्छा वो फूड अथॉरिटी वालों को फोन करें, वो कहे मीडिया साढ़े नाल है, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर लिए। हम एक दूसरे को पिंग पोंग खेल के ना हम वो टाइम निकाल जाते थे। उसे अब वो दोस्त ऐसा होता था उसको इनकार नहीं हो सकता, उसे कहते हैं फिक्र ना करो असी संभाल लवांगे, ठीक। उसे मुतमिन करना। तो हमने उसी जब हमारा टेम्पो वही बरकरार रहना ना तो उसे समझ आ जाती थी कि मतलब वो फोन कारगर नहीं होया। अगला मरहला आ जाता था फिर पैसों वाला कि मतलब टेलीफोन ते गल नहीं बनी, चलो इन्होंने खर्चा पानी लाओ। जितना बड़ा ब्रांड होगा, जितना बड़ा नाम होगा, उतने ज्यादा पैसे और उतनी मोटी रकम आएगी। हाँ वो तो उतना ज्यादा और नकद, ठीक है जी। सबसे इजी सेफ बिजनेस है बड़ी साहब, आपने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? अच्छा अब वो उन्होंने देखा कि यार ये बंदा फोन भी नहीं ले मान रहा, पैसे भी नहीं पकड़ रहा। उसके बाद तेरी ऐसी तैसी, बंद करो दरवाजे, बदमाशी, हाँ बंद करो दरवाजे, तू मैनू नहीं जानता, तेन पता ही नहीं, ठीक है जी। अब बंदूका काट लो, कैमरे भन दो इन्हां दे जी। और ना सिर्फ कैमरे भन्ने, हड्डियां भी टूटी, पर्चे भी भुगते, दुश्मनियां भी भुगती, ठीक है बहुत जगहों पे। लेकिन जितना मुझे अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने मेरे पे करम फरमाया कि जो दुआओं वाले हाथ थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो इस तरह वाले थे, जो ब्लैकमेलिंग वाले थे, जो ब्लैकमेलर कहने वाले थे या जिनको ये था, उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान का, उस पर मैंने प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्राम किया तो उसे अब सूझे ना कि मैं क्या करूं इसका। उसने कहा यार ए प्रोग्राम ना लुआ दियो ये यूट्यूब चैनल तो ना। मुझे अब फोन आ रहे हैं, धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, और मैं हर एक से माजरत कर रहा हूं कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। उन्होंने एक ऐसे बंदे से मुझे फोन करवाया कि जिससे मैं इनकार नहीं कर सका। तो मैं इस बात पे एग्री हो गया कि मैं और वो ब्रांड का मालिक आमने सामने बैठ जाए, ठीक है। अदरवाइज तो मैं फोन किसी का ले ही नहीं रहा था ना। अब आमने सामने हम बैठ गए हैं। उसने रिक्वेस्ट की है कि जी इस वक्त और कोई नहीं है, हम मैं और आप हैं। ते पट्टी साहब ए चेकबुक तुहाडे सामने रखना, अमाउंट तुसी उत्ते आप फिल करनी है, मैं सिर्फ साइन करने ने ते मैं ना नहीं करनी। अच्छा। ब्लैंक चेक है और ब्रांड भी बहुत बड़ा, ठीक। तो मैंने उन्हें कहा यार तुसी ना बाकी गल्लां छड्डो, तुसी मैनूं सिर्फ एक छोटी जी गल दस दिओ। जदों मैं वीलॉग कीता है, वीडियो लाई है, तुसी मेरे बारे पता तो कराया होगा ना? कहते हैं जी बिल्कुल कराया। मैं क्या की तुहानूं लोगों ने कहा? उन्होंने कहा यार गल ही कोई नहीं, मीडिया का बंदा है, इन्हूं पैसे दिओ वीडियो लै जाएगी जी, ठीक। तो मैं उन्होंने कहा इस तो अच्छी गल ही कोई नहीं, तुसी जाओ जाके जो मंगदा है उन्होंने दे दिओ ते ओदी वीडियो लुआ के मैनूं दसो तो मेरे को पैसे लै लो। मैं क्या फिर वीडियो लै गई? कहते नहीं लथी, ठीक। तो मैं कह जी मतलब ये हो गया कि मैं पैसे तो नहीं फड़दा, जे मैं फड़ने होंदे तो मैनूं तो मिल चुके होंदे। अच्छा मैंने कहा जी अगली गल ते आ जाओ। अगली गल ये वे कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ जिन्ने लोग ने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सिर्फ ये ना कहो ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆਬਾਬ बहुत ਵੱਡਾ है, मैं तो एक छोटा जिहा साफी हाँ ना, ऐसा ही है। ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆਬਾਬ तो बहुत ਵੱਡਾ है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ऐसे लोग होणगे जिन्हां दी मैं दुम ते पैर रखिया होएगा, ते तुसी कोई एक बंदा लै आवो, मेरे सामने भी ना कराओ, सिर्फ मैनूं इन्नी गल दसो कि मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे फड़ लए सी ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। उसने कहा नहीं जी मैनू एक बंदे ने भी ऐसा नहीं किया कि असी उन्होंने पैसे दिते ने तो उन्हें लै लिया।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल ठीक। लेकिन कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ सबूत होवे तो मैंने दे दो। वो नहीं हुआ। और उसने भी हर तरह से जोर लगा लिया। मैंने कहा जी मैं आपके लिए सिर्फ एक फेवर कर सकता हूँ, वो ये कर सकता हूँ कि मैं आपका मौक़िफ़ चला दूंगा, आप उसमें मुझे झूठा कह लें, मुझे गालियां दे लें, जो दिल करे जो दिल करे कह दे, मैं वो मौक़िफ़ आपका एज इट इज चला दूंगा, ठीक। उसमें कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, उसमें गालियां भी होंगी तो मैं चला दूंगा, उसके बाद पब्लिक पे छोड़ देंगे जी। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, पब्लिक जो डिसाइड करे। बिल्कुल ठीक। ठीक है। वो कहते हैं यार वो ना असी फलाने चैनल ते भी असी इंटरव्यू देता है, फलाने ते भी देता है, असी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। मैं क्या वो मौक़िफ़ जेड़ा है ना उन्होंने अवामी पजीराई नहीं मिली, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ला देंगा वो जो है। लेकिन वो उस पर बादल नखास्ता मजबूर हुए, मैंने लगा दिया, उसके बाद पब्लिक पे हमने छोड़ दिया, लेकिन वीडियो नहीं डिलीट हुई। क्या बात है। बट सब सरकारी सतह के ऊपर कभी आपको कोई ओहदा मिला हो? प्राइस कंट्रोल की कमेटी के अंदर क्या किरदार रहा आपका? हाँ। वो एक सरकारी ओहदा आपको मिला था? हाँ, वो ये था कि मैं चूंकि कंज्यूमर राइट्स की बात करता हूँ जी, और मैं कंज्यूमर कोर्स चूंकि मैंने बनवाई, उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी भी मैंने बनवाई शहबाज शरीफ साहब से कह के। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब फिर उसके लिए इन्होंने जो कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर एक इदारा है जो इनका रेगुलेटरी बॉडी है, जो एडवाइजरी बोर्ड कह लें, तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मैं उसका मेंबर हूँ। कंज्यूमर प्रोविंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मैं मेंबर हूँ। ठीक है। और उसकी बेस पे फिर कोई भी ऐसा इदारा, जैसे कैबिनेट कमेटी फॉर प्राइस बनी थी, तो उसमें भी जब कंज्यूमर के नुमाइंदे की बात हुई तो उसमें फिर मेरा नाम गया और था। पंजाब एग्रीकल्चर कमेटी भी कुछ, हाँ, उसमें भी आप? तो मैं इस तरह करके मुख्तलिफ जो बॉडीज थी उसमें कंज्यूमर्स के नुमाइंदे की हैसियत से मैं उसमें शामिल होता रहा। लेकिन ये एजाजी हैं। अच्छा, ये सारी एजाजी हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे कोई तनख्वाहें मिलती हैं या मैं उनका कोकाना हो जाता हूँ, ऐसा बट सर जितनी ऑफर्स आपने सुना दी, तनख्वाह की आपको क्या जरूरत है? नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊँ, चले हम भी कोई कमाई कर लें। अच्छा बट साहब ये बताइएगा कि मीडिया के अंदर माशाल्लाह आपका इतना ताल्लुक है, इसकी जो है वो ये आपके लिए हमेशा आपके किरदार के लिए, आपके काम के लिए सपोर्टिव रहा है या इसकी वजह से भी आपको बैकलैश का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे तो बहुत सपोर्ट मिली कि देखे ना, अगर मैं एक लेवल था उमैर भाई, ठीक है, कि मैं अपने तौर पे जंग लड़ रहा था, जब मुझे मीडिया की सपोर्ट मिली तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचना शुरू हो गई। तो ये तो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहा। मुझे तो इस पे कोई ऐसा नहीं है, गिला नहीं है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म का। बट साहब एक बहुत ही ज़्यादा हम आपको इश्तिहार में देखते हैं मर्दाना कुव्वत के, क्या बट साहब को कोई स्पेशल कोई दुआ है, क्या चक्कर क्या है? अच्छा नहीं, वो ये है कि कोई जाती बेच रहे हैं, कोई नुस्खा, कोई हकीमाना नुस्खा है क्या? मैं आपको बताता हूँ। ये ना एक है अमृतसरी दवा खाने वाला बंदा, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस बंदे को नहीं जानता, ये कोई झूठा आदमी है, ठीक है। इसने क्या किया कि मेरा एक क्लिप है, ठीक है, मेरा एक वीलॉग है जो मैंने 1 जनवरी 2024 को मेरा अपलोड हुआ था, ठीक है, ठीक है जी। वहां से उसने मेरा वो चंक उठाया और उसके बाद उसने अपने तौर पे उसकी कोई दवाई बना के उसने लोगों को बेचना शुरू कर दी। मैं उस क्लिप, उस वीलॉग में वाज़े कह रहा हूँ कि इसको आप घर पे खुद तैयार कर लें। अब उसने वो क्लिप उठा के मेरा बेचना शुरू कर दिया, मैंने उसको स्ट्राइक भेज दी। अच्छा, अब वो स्ट्राइक भेजी तो वो कुछ दिन के लिए डाउन हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, अमृतसरी दवाखाना 2.0 के नाम से नवा पेज आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर उसने कोई ऑर्गेनिकल्स के नाम से, फिर इस तरह करके उसने कई नामों के पेज रखे हुए हैं। और बड़ी साहब उसके ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, और सब आपकी शक्ल देख के पता नहीं मेरे जैसे कितने मासूम लोगों ने वो दवा मंगवा ली। मैंने फिर उमैर भाई इतनी बार मैंने उसको ना फेसबुक को लिखा, चूंकि बजट ज्यादा देता है शायद, मुझे तो फेसबुक को पैसे देने पड़ते हैं ना, तो वो फेसबुक उनसे लेता है, तो शायद इस वजह से उन्हें फेवर दे देता है। तो वो बहरहाल वो थोड़े अरसे बाद फिर नमूदार हो जाते हैं और हम फिर उसको हटवा रहे होते हैं। अभी भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं। वैसे कभी आपने मंगवा के खुद ट्राई किया है? क्या पता वाकई कोई असल चीज हो। यार
असल है ना, अगर फर्ज की अच्छी हो ठीक है, तो यार आप खुद मेरे पास आ जाओ, आप जो चोरी कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो तो नहीं होना चाहिए। और लोग तो मेरे नाम की वजह से कर रहे हैं ना। और मैंने फिर क्या किया, मैंने इस तरह के ना कई सारे थे, मसलन एक आंखों की वो नुस्खा था, नजर तोड़ नुस्खा को कर रहा था, ऐसे जितने थे ना, मैंने उन सारों की लिस्ट बनाई। एक बंदा मेरे नाम पे मोरिंगा बेच रहा था, ठीक है। अच्छा जी, मोरिंगा भी सेल हाँ, कर। तो मैंने वो सारों के नाम लेके ना, मैंने वो प्रोग्राम एक किया कि यार ये फ्रडिये हैं, इनसे बच जाएं। तो ये मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं जिस प्रोडक्ट की को मैं एंडोर्स करता हूँ, ठीक है, मैं उस प्रोडक्ट को सामने पकड़ के हाथ में पकड़ लेता हूँ, बट मैं सर, उन्हें ये कहता हूँ ये कि जो ये आपने है। प्रोडक्ट पकड़ा है, ये हाँ, हमारा जाती प्रोडक्ट है। अच्छा। हम कल को हम इसकी भी लगा दें तो आपने इतराज नहीं करना है, पानी है। अच्छा बड़ी साहब, इसी हाँ, के साथ साथ एक वीडियो भी 2.5 पौने 3 मिनट की आपकी एक वायरल गई, उसके बारे में कौन बता सी वाली? दें, जिसमें आपने जूसेस के बारे में हाँ, आप बता। वो आपको मैं वो वो असल कहानी क्या थी? असल क्योंकि कहानी जो क्या है? हमने जो कटे हुए क्लिप एडिटेड देखे, उसमें तो हमें लगा कि बड़ी साहब लगता है किसी की क्लास लेने लगे हैं और खुद फैब्रिकेटेड वीडियो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसमें ये हुआ कि देखें, मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया कि मेरी तो तालीम MBA है, मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं हकीम भी नहीं हूँ, ठीक। सिर्फ ये है कि मैं, चूंकि लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। अब मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी मैंने बनवाई थी, पंजाब फूड अथॉरिटी को छापे मारने मैंने सिखाया, मैंने फूड पे चूंकि बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसलिए फूड पे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है ना। तो मैंने उसको सीखा बाकायदा, और मेरे साथ अभी भी 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट, वो मेरे साथ मेरे पैनल में है, ठीक है। जो मेरी तैयारी करवाते हैं, जो मुझे पढ़ाते हैं बाकायदा। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं कोई सा भी, मैंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि जी नकली मिर्चों की पहचान ये है, शहद की ये है, जो हल्दी की ये है, आप घी की पहचान ऐसे कर लें, देसी घी की ऐसे कर लें वगैरह। ये ठीक मैंने है। उधर वीडियोस पढ़ी हुई हैं। अब वो मुझे खुद तो नहीं आती थी, वो तो जो उस शोबे के जो एक्सपर्ट लोग हैं, हाँ जो जी, साइंटिस्ट है ना, वो मुझे समझाते हैं। बिल्कुल और ठीक। मैं फिर उसको घर पे, मैंने एक बाकायदा लेबॉर्ट्री बनाई हुई है, और मैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो अब वो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो मेरा को पहली दफ़ाई तो ठीक नहीं ना हो जाना, क्योंकि मैं साइंसदान तो नहीं हूँ। मेरा कभी गलत हो जाएगा, कभी ठीक होगा, और मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बना के फिर अपने उन दोस्तों को भेजता हूँ जिन्होंने मुझे तैयारी कराई होती है कि यार ए वेख लवो, ए रंग ठीक आ गया, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ठीक आ रही ने, मैं ਜਿਹੜੇ अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ को गलत तो नहीं, क्योंकि मेरे पे गुस्सा भी तो बहुत लोगों को है ना। तो मेरी कोई एक ऐसी बात हल्की चली गई तो लोगों ने तो मुझे रगड़ देना। बिल्कुल ठीक। तो मैं उनसे ना, उनको फिर वो वीडियो उन एक्सपेरिमेंट्स की बना के भेजता हूँ। वो हमारी इंटरनल कंजम्पशन की है, जिसमें कई गलत होंगी, कई सही होंगी। उसी में से किसी ने लीक कर दी। हाँ, अब वो जो भेजी हुई थी उसमें से किसी ने कर दी। यानी कि आपकी किसी टीम के नुमाइंदे का ही काम था। अब पता नहीं अब कौन था वो, ठीक है, लेकिन हम कहते तो सारे ये हैं कि अपनी कस्में देते हैं, लेकिन पता नहीं किसने क्या किया, हालांकि वो हमारी अपनी इंटरनल होमवर्क में से गई हुई थी। बट सब लाइफ हाँ, का सबसे बड़ा रिग्रेट। एक दफ़ा मुझे हुआ, वो ये हुआ कि एक ना उन दिनों आयशा मुमताज़ थी, जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, उनके साथ हम जाते थे मुख्तलिफ कवरेज करने के लिए, छापे मारते थे, देखते थे। तो लाहौर का एक बड़ा शादी हॉल, वहाँ पे हम चले गए, और वहाँ पे हमने बहुत बुरे हाल देखे, ठीक है। ठीक, और उसको हमने बंद करवा दिया। अच्छा, अब जब वो बंद हो गया ना, तो उस वक्त अंदाज़ा हुआ, उससे पहले नहीं अंदाज़ा था। अब टाइम था कोई 6 साढ़े 6 बजे का, 7 बजे फंक्शन शुरू होना है, लाहौर का एक बड़ा शादी हॉल, कोई 4 वहाँ पे बरातें आ रही थी एट अ टाइम। एट ए टाइम। बड़ा हॉल था ना, तो उसमें ठीक मुख्तलिफ हो हॉल थे। ठीक। उस वक्त तक हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसकी संगीनी क्या है, क्योंकि हमने तो किचन देखा ना, कि किचन में हाल बहुत बुरे थे, और कोल्ड स्टोर के हालात उससे भी ज़्यादा बुरे थे। आप फूड लाइन को बहुत बिल्कुल। अच्छा समझते हैं, आपका तो शोबा है। तो अब उसमें पोजीशन ये थी कि हम उसके कोल्ड स्टोर में गए हैं, तो एक बड़ा सा मैंने वहाँ से पत्थर उठाया है, तो पत्थर के ऊपर शोरबा भी गिरा हुआ है, उसके ऊपर खून भी गिरा हुआ है।
अच्छा। सफ़ेद रंग का पत्थर सा था। तो मैंने उससे कारीगर से पूछा, मैंने कहा वह की कहना पेठे दा हलवा है। वाह! सदके। ठीक है। तो वो अब मैं कहते इन सुट दे क्यों नहीं? कहता नहीं नहीं अब तो खुरच के ला देंगे थलो ठीक निकल आएगा जी, तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये आलम था। तो वहाँ पे मेस मचा हुआ था कोल्ड स्टोर में भी, और टेम्परेचर भी वैसा नहीं था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कोल्ड स्टोर के अंदर भी उन्होंने फ्रीज़र रखा हुआ था। वाह! ठीक है? इससे अंदाज़ा लगाएं टेम्परेचर कैसा होगा। तो अब ये बुरे हाल थे, हाल सील हो गया। अब वहाँ पे जो वो शादी वाले लोग हैं ना, उन्होंने उस वक़्त जो उनकी हालत थी ना, वो देख के ना मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा यार अब ये चेक करना ही था ना, तो वीकेंड पे ना करते हम आगे पीछे कर लेते इसको। हुँ। उस वक़्त जब उनके सारे मेहमान वहाँ पहुँच रहे हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो ये अब लोग जो खाली जाएँगे ना, क्योंकि ऑल सील हो रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से फिर आयशा मुमताज़ को रिक्वेस्ट की कि खाना ये सर्व नहीं होगा, थोड़ा टाइम इनको लेके देंगे, ये एक्स्ट्रा टाइम तक ये बाहर से को खाना अरेंज करेंगे, हॉल एटलीस्ट खुला रखेंगे, करके बड़ा मुश्किल मैनेज किया और उनके वो फंक्शन हुए। नहीं तो ना उस वक़्त खुद एक दफ़ा बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार आज का दिन इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उनके खिलाफ वर्जी तो थी। बिल्कुल ठीक। बट साहब अचार सबसे ज़्यादा गंदा जो वो फूड की इंडस्ट्री के अंदर मेकिंग का प्रोसेस है वो अचार का है। जी हाँ, सही है। अच्छा कुछ चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो वाक़ई ही अचार की मेकिंग के अंदर उसको फर्मेंटेशन के लिए कुछ चीज़ों के लिए आपको ओपन एयर रखना पड़ता है। आप ज़ाती तौर पे क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप बताएँ कि बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर भी इसी तरह फर्मेंटेशन ओपन एयर ही होती है या उनका कोई और प्रोसेस है? नहीं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना वहाँ पे ख़्याल रखा जाता है। कैसे? वहाँ पे ऐसे रखते हैं कि फर्मेंटेशन होती है, यकीनन ठीक है। होती है। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि अंदर कीड़े चल रहे हों, बिल्कुल ठीक। ठीक है? बिल्कुल ठीक। उनके अंदर वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक नेचुरल है कि उसमें वो ऊपर उसमें बबल्स भी आ जाएँगे, उसमें वो सारा कुछ होगा। ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप अंदर से ज़रा डालें और आपको ऐसी स्मेल आए जैसी गटरों में से आती है, और फिर उसके अंदर आपको कई तरह के अंदर वो कीड़े चलते हुए वो सुंडियाँ सी चलती हुई नज़र आए, तो ये तो नहीं हाल, ये तो नहीं एक्सेप्टेबल ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये हमें मुरब्बों के साथ भी होता है, हमें नज़र आता है, और अचारों में भी ये मिलता है। बट साहब कंज्यूमर राइट्स आपने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया, 2005 से लगे हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या अभी तक 5% भी कंज्यूमर राइट्स की जो है वो प्रॉपर गैदरिंग हो रही है उस हिसाब से कि नहीं? उसकी ना बड़ी जो वजह थी, वो ये थी कि हमने कंज्यूमर कोर्ट्स बनवा ली, और कंज्यूमर कोर्ट्स ने काम शुरू किया, और एक स्टेज ऐसी आ गई कि सिर्फ लीगल नोटिस दिया जाता था। सिर्फ लीगल नोटिस? सिर्फ अभी लीगल नोटिस ही दिया जाता था, तो लोग जो थे वो कहते थे कि हम आपकी प्रोडक्ट रिप्लेस कर देते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं, यानी रिड्रेसल की ये स्टेज आ गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हुकूमत चेंज हो गई। हुकूमत चेंज हुई तो हुकूमत आ गई शहबाज शरीफ साहब की, और उस वक्त फिर ये जो कंज्यूमर कोर्ट थी, ये इसको उन्होंने आगे फंड भी उस तरह नहीं दिए, ओन ही नहीं किया। ये अगले 5 साल 2008 से 2013 तक ये एक बिल्कुल रिडंडेंट इदारा बन गया, और 2013 में जब नजम सेठी साहब आए तो इसका बोर्ड कंप्लीट हुआ, उससे पहले बोर्ड तक कंप्लीट नहीं होता था। तो अभी सीएम ठीक, पंजाब बहुत ज़्यादा बट साहब काम जी कर रही हैं, आपको लगता है कि कुछ जी। बेहतरी आएगी? अब आके जो यहाँ पे उन्होंने इसके नए डायरेक्टर जनरल लगाए हैं, और इसको उन्होंने फंड्स दिए हैं, और इसके लिए अब इनोवेशंस ला रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले तो ये था कि आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ता था, अब इसके लिए मोबाइल ऐप आ गई है। आप मोबाइल ऐप से ही आप भेज देंगे, और आप कहीं और हैं तो आप मोबाइल पे ही अपनी हाजिरी यकीनी बना देंगे। यानी इसको इतना आसान कर रहे हैं जो नए इसके डायरेक्टर जनरल इमरान साहब आए हैं, तो उन्होंने इसको वो कर रहे हैं, और मरियम साहबा इसको बाकायदा ओन कर रही हैं और फंड दे रही हैं। अब जो है ना, ये उम्मीद है कि अच्छा चलेगा। बिल्कुल ठीक। बट साहब ऑयल बड़े आपने जो है ना एक्सपोज किए हैं ऑयल वाले भी। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि अभी तक जो है वो
कंज्यूमर को जो है वो सही ऑयल मिल रहा है या अभी भी इम्प्योरिटी से भरा हुआ ही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो एक नोट करें, आप फूड को बहुत अच्छा समझते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। यहाँ लाहौर में अब आपको खुला कुकिंग ऑयल जो है ना, या पूरे पंजाब में अब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, नामुमकिन हद तक। नामुमकिन हद तक। ठीक, चोरी छुपे कोई कर रहा है अगर, तो जिस दिन वो पकड़ा जाएगा वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद वो फिर दोबारा ये काम नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। ठीक, तो सबसे बड़ी कामयाबी तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने और हमने मिलकर ये की कि खुले कुकिंग ऑयल पे पाबंदी लगवा दी और उस पर अमल दरामद भी करवा दिया। बिल्कुल। अब खुले कुकिंग ऑयल को क्यों बंद करवाया गया? इसलिए बंद करवाया गया कि खुला कुकिंग ऑयल ज्यादातर पाम ऑयल था और वो डायरेक्ट पाम ऑयल ही आगे बेचा जा रहा था। बिल्कुल ठीक। ठीक, अब ये बेसिकली तो सोप ग्रेडेड है, तो वो वाला पाम ऑयल यहाँ मंगाया जाता था जो सोप ग्रेडेड होता था और वो हमारे अंदर जाके जम जाना है, तो वो नीले ड्रमों में जाना है, वो कैंस में जाना है, तो वो उस तरह चलता था खुला कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे उस पे एक तो पाबंदी पे अमल दरामद करवा दिया। ठीक है। अब आ जाए, हर कोई आप पैक करके बेच रहा है, जब पैक करके बिकता है तो उस पे उसकी ट्रेसेबिलिटी मुमकिन हो जाती है कि इसका वाली वारस कौन है, उसको मार्केट से रैंडम सैम्पलिंग होती है, तो यहाँ पे काफी हद तक बेहतरी आ गई। लेकिन आगे चल जाए, अभी तक जो बनास्पति घी है, ये हमारा 90% से ज्यादा बनास्पति घी वो है कि जो पाम ऑयल से बन रहा है। बिल्कुल ठीक। ठीक, तो इसलिए पंजाब फूड अथॉरिटी इसके लिए कोशिश कर रही है कि बनास्पति घी से हमारी जान छूट जाए, हम इस पे पाबंदी लगा दें। ठीक, देखें कब कामयाब होते हैं। अभी दूध पे कैंपेन ज्यादा चल रही है, जैसे थोड़ी इधर तवज्जो हुई तो अल्लाह करे ये हो जाए। अच्छा, अब ना इसमें जो हमने कंज्यूमर को मशवरा देना है आपके इस प्लेटफॉर्म से, वो ये है कि जब भी आप कुकिंग ऑयल खरीदें तो आप उस पे ऐसा कुकिंग ऑयल ना खरीदें जिसके ऊपर सिर्फ उसका नाम ब्रांड का और आगे कुकिंग ऑयल ही बड़ा सा लिखा हो। ठीक, जिसमें कुकिंग ऑयल लिखा होगा ना, तो उसके अज्जा में आप जाएंगे तो लिखा होगा ब्लेंड ऑफ पाम ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन, ऐसे करके ना उसका लिखा होगा, डिटेल्स में उसके ये लिखा होगा, और ऊपर बड़ा सारा कुकिंग ऑयल लिखा होगा। जबकि उसके मुकाबले में दूसरे जो होंगे वो ये होगा सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल या कैनोला ऑयल। जो ये है ना, उनमें से आप कैनोला ऑयल को प्रेफर कर लें। ठीक, और क्योंकि वो सिर्फ उसमें कैनोला, उसमें पाम ऑयल नहीं है। जो ये मिक्स ऑफ ऑल ऑयल है उस पर परसेंटेज नहीं लिखते वो। जी। अच्छा, अब जब परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो फूड के इंग्रेडिएंट्स का असूल ये है दर्ज करने का कि जो चीज सबसे ज्यादा मिकदार में होगी वो सबसे पहले लिखी है, उसके बाद दूसरे नंबर वाली दूसरे नंबर पे, उसके बाद उससे कम वाली तीसरे नंबर पे। तो जिसमें कैनोला ऑयल पे पाम ऑयल सबसे पहले है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें पाम ऑयल की मिकदार ज्यादा है। बट सब इसी में एडिशन काइंडली कर दें कि कराची घी और ईरानी घी क्या है। ये जो आपने नाम बताए, इसका बड़ा आसान तरीका है। हमने पंजाब फूड अथॉरिटी को भी कहेंगे कि वो इनको चेक करे, इनके टेस्ट करवाए कि इसकी परसेंटेज क्या है, कि ये जो कराची घी है या जो भी ब्रांड आ रहे हैं या ईरानी है, तो इसको चेक तो करवाए ना कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है। और आम लोग उसको जरूर चेक करें कि अगर वो कुकिंग ऑयल है तो कुकिंग ऑयल को तो नहीं जमना चाहिए। तो अगर आप उसको किसी प्लेट में रखें, प्याली में रखें और उसको फ्रिज में रख दें, और वो अगर वहां पे जम रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें पाम ऑयल की मिकदार ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, तो आप उससे बच जाए। अच्छा, फिर यह है कि आपने जब भी कोशिश करें, अगर तो आप सरसों के तेल पे चल जाए, मीठी सरसों। ठीक है। जैसे आप साल भर के लिए अपने जरूरत के लिए चावल और गंदम रखते हैं ना, बिल्कुल। तो अभी ये फरवरी मार्च में ये क्रॉप नई कैनोला की आ रही है। बिल्कुल ठीक। तो इसको लेके अपने पास स्टॉक कर लें। ठीक, इसको स्टॉक कर लें और सारा साल आप खुद कोल्हू से निकलवाएं और बगैर केमिकल के आप वो जो ऑयल है ना वो इस्तेमाल करें। तो बट साहब, ये जो कैनोला ऑयल मिलता है बाहर बाजार से किसी भी ब्रांड का, उसके अंदर कलर बड़ा वेरिएशन होता है, वो केमिकल्स के थ्रू कलर निकालते हैं।
असल में देखें कलर वेरिएशन क्यों आती है। ठीक है। जो आज क्रॉप आई है, ठीक, वो जो आज क्रॉप आई है उसमें से जब तेल निकलेगा तो वो गोल्डन सा बड़ा खूबसूरत सा कलर होगा, बिल्कुल। ठीक। जब उसको 2-3 महीने हो जाएंगे तो वो कलर डार्क हो जाएगा, जब 6 महीने हो जाएंगे और डार्क हो जाएगा, साल बाद जाके तो और डार्क हो जाएगा, ठीक। तो उसको सारा साल एक जैसा रखने के लिए कुछ लोग उसमें ब्लीच डाल देते हैं, कुछ कास्टिक सोडा डालते हैं। तो अब ये वेरिएशन आती है। अब जिसने उसकी मिकदार कम कर दी है या ज्यादा की है, जितनी ज्यादा करेंगे उतनी वेरिएशन कम होती जाएगी, जितनी कम की है उतनी वेरिएशन कम होएगी। और बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो नहीं डालते हैं, जिसमें फिर आपको वेरिएशन ज्यादा नजर आती है। तो जो आपके घर वाला होगा उसकी भी वेरिएशन होएगी, उसमें ऑयल कंटेंट भी कुछ अरसे बाद कम होएगा, लेकिन उसमें आपने घर पे कोई केमिकल नहीं डाला होगा। ये जो कास्टिक सोडा है या ब्लीच है, ये हमारे लबलबे को तबाह करता है। बिल्कुल। लबलबा तबाह हो जाएगा तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो आज डायबिटिक है वो है उसकी पीछे वजह ये कास्टिक सोडा या ब्लीच। तो बट साहब ये जो चावल के अंदर हम देखते हैं धोने के भी उसके तरीके कहते हैं डिफरेंट है, केमिकल से धोते हैं, पॉलिश करते हैं, वो किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं? अच्छा, जो मैंने अभी तक जो चावल को स्टडी किया है वो ये है कि बेसिकली चावल के साथ इशू क्या होता है। सबसे पहला तो ये होता है कि उसकी अच्छी किस्म ऐसी हो कि चावल घर में पका हो, आप दरवाजे से एंटर हो और पूरे घर में उसकी खुशबू फैली हो, मोहल्ले वालों को पता लग जाए बिरयानी पकी है, बिरयानी पकी, ठीक है। अब बिरयानी का इशू ये है कि बिरयानी में तो बिरयानी मसालों का भी अरोमा है, उसकी खुशबू अलग है, लेकिन आपने मटरों वाले चावल पकाए हैं, क्या बात, ठीक है, आपने सब्जी पुलाव पकाया है और उस ये चनों वाले चावल बनाए हैं, तो वो भी पूरे घर में उसकी खुशबू फैली हुई है। तो बेसिकली तो हमारा जो इस हमारे पाकिस्तान की जो खासियत है, चावलों की जो खास खूबी है, वो है इसकी खुशबू। बासमती मिट्टी की बास खुशबू को महक, तो हमारी वो इस मिट्टी की खास महक है। और हमारी चावल की बेल्ट है बाकायदा, उस बेल्ट में जो चावल उगेगा, उस बेल्ट के अलावा वो सिंध में ले लें आप, पंजाब के साउथ पंजाब में चल जाएं, आपको वो वाली खुशबू नहीं मिलेगी जो इस खास मिट्टी की यहाँ से आनी है, कच्ची बासमती जो यहाँ की आनी है। अब ये वाली कच्ची बासमती जब इसको छड़ाया जाएगा, जब छिलका उतारने का प्रोसेस है, जब उस मुंजी को खुश्क करने के बाद, तो ये भुरना शुरू हो जाता है, बड़ा नाजुक होता है। बिल्कुल ठीक। अब वो भुरना शुरू होता है, भुरने की वजह से उसकी लंबाई कम हो जाती, नहीं तो जो अच्छा चावल है वो तो पोटा पोटा लंबा है, बिल्कुल ठीक। और फिर उसकी खुशबू है, तो यहाँ पे उसके जो नके पुर जाने हैं, उसने जो टूट जाना है, टोटा जो निकलना है, उसको बचाने के लिए कोई उसको फिर सेला करेगा, कोई उसे स्टीम से गुजारेगा ताकि थोड़ा सा मजबूत होए, ताकि जब उसकी छड़ाई हो तो वो टूटे ना, ठीक। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद बाकी जो पॉलिश है, पॉलिश में तो बेसिकली उसकी सफाई है जिसको पॉलिश कहते हैं, और वो केमिकल नहीं लगाया जाता, वो धुलाई है उसकी, सिर्फ धुलाई है उसकी, धुलाई नहीं, उसकी सफाई है सिर्फ। मशीनों में से इस तरीके से वो जैसे ब्रश बड़े माइक्रो फाइबर वाले उसमें से गुजारना है ताकि उसके ऊपर वो जो फाइन डस्ट है वो ना रहे। बिल्कुल ठीक। बट सब आटा गंदम खालिस लें तो बेहतरीन, वैसे आप जाती तौर पे क्या समझते हैं कि मार्केट के अंदर खालिस आटे से रिगार्डिंग कोई चीज है? देखे ये उसमें भी मिक्सिंग है, हाँ, क्योंकि बट सर जैसी हंसते समझ आ गया, लो जी ये भी कोई काम है, तो गेम इसमें क्या खराब है? इसमें ये है कि हमारी ना बदकिस्मती कह लें कि हमने एक बार आज से कोई 12-13 साल पहले एक फ्लोर मिल पे छापा मारा था। अच्छा, ठीक, बैरिया टाउन के पास थी फ्लोर मिल, और वहाँ पे आलम ये था सफाई का कि उनके जो गोडाउन था उसके अंदर गटर का ढक्कन थोड़ा हिला हुआ था और अंदर उसमें से फिर काकरोच निकल के तो पूरे उस प्रेमिसेस में फैले हुए थे। उसके बाद आपने जो मम्मी फिल्म देखी है, मम्मी फिल्म में वो जो काले से कीड़े हैं वो मैंने या मम्मी फिल्म में देखे थे या उस मिल में देखे थे। वाह। अच्छा, उसके बाद अब मैं वो दिखा रहा हूँ कि जो गंदम कन्वेयर बेल्ट पे जा रही है पिसाई के लिए,
और मैं वो दिखा रहा हूँ कि नाज़रीन इधर ऐसे कैमरा लगा है और मैं कन्वेयर बेल्ट है ये और मैं उसके पीछे खड़ा हूँ और मैं हाथ कन्वेयर बेल्ट के अंदर डाल के दिखा रहा हूँ कि ये देखे साथ साथ कीड़े भी जा रहे हैं, ये फोर्टिफाइड कर रहे हैं आटे को और ये इसमें ग़िज़ाइयत प्रोटीन बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हमने गंदम के साथ गेहूं और गेहूं के साथ घुन तो पीसते देखा था, तो ये साथ काकरोच और ये काले कीड़े भी पीस रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ और मेरे हाथ में एक रोड़ा सा आ गया और वो क्या था, वो किसी जानवर का फुजला था खुश्क, वाह, वो भी साथ ही पीस रहा था। जबरदस्त। अच्छा, अब वहाँ पे हमने डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी को बुला लिया, सेक्रेटरी फूड को बुला लिया, हमने मिनिस्टर फूड बिलाल यासीन साहब थे, वो आ गए और वहाँ पे वो मिल को सील कर दिया। उसके बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हमारी इतनी तगड़ी है, ये इन्होंने हड़ताल कर दी और गवर्नमेंट को वो मिल खोलनी पड़ी और उसके बाद से अब तक पंजाब फूड अथॉरिटी फ्लोर मिलों को चेक नहीं करती। इस हद तक मोनोपोली जी, यानी कि बड़े साहब इसके ऊपर आपकी जो एक्सपर्टीज है वो इस वजह से कम है कम है, कि आपको कुछ दिखाने ही नहीं दिया गया। नहीं देखने, अंदर नहीं जान देते हमें। ठीक, मेरे चैनल के बाहर आके उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया कि प्रोग्राम नहीं चलन देना। ठीक, लेकिन चलाया हमने, पड़ा यूट्यूब पे आज भी। अच्छा, फिर मेरा तो यह है मानना कि आप अपनी गंदम लें और खुद पिसवाएं। अच्छा, लोग कहते हैं कि पत्थर की चक्की से पिसवा लेना चाहिए, अच्छी बात है, आप पिसवाएं, उससे हैं पत्थर की चक्कियां, लेकिन अगर चाइना चक्की भी है तो उससे पिसवा लें। खालिस चीज तो है ना, कम से कम। ये तो नहीं है ना कि उसमें से उन्होंने उसका फाइबर अलहदा बेचना है और सूजी उसकी अलहदा बेचनी है, 10 चीजें निकाल के आटे से आपको फोक खिला देनी। हाँ, अब वो जो है तो वो बाकी आपने जो खाना है उसमें वो ग़िज़ाइयत तो नहीं है। बट सब यही हाल जब हम मीट की, क्योंकि मैं खुद भी वाबस्ता हूँ इसी इंडस्ट्री से, मीट जो है अब तो हम लोगों को जो है ना, वो जो दूसरे शहरों से पाकिस्तान के आने वाले लोग हैं वो पहले पूछते हैं ना, वो की खवा रहे हो, दुम्बा ये, बकरा ये, या कोई और चीज़ है। तो आप समझते हैं कि पंजाब में वाकई किसी दौर के अंदर गधे का गोश्त बिका है और मुर्दार चिकन भी बिका है? इस बारे में बताएं जी। उसमें एक दौर में ये बिकता था। अच्छा, बाकी बिकता था। ठीक, गधे का गोश्त बिकता था। ये बात मैं कर रहा हूँ 2014-15 की, उस वक्त तक, यानी कि शुरू से पहले का हुआ, उससे पहले का शुरू हुआ था। तो उस वक्त ये बिकता था और हमने बंदे पकड़े और इस पे हमने प्रोग्राम किए और आवाज़ उठाई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को जाके फिर ये ब्रीफिंग दी गई, नसीम सादिक साहब सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे, तो उस वक्त इसके हमने वजूहात चेक की। ठीक है, पता ये चला कि गधे की खाल ही उस वक्त वो 20-25 हज़ार रुपए की खाल बिकना शुरू हो गई थी। जितने का गधा नहीं उससे ज्यादा महंगी जी। अच्छा, अब इस पे सजा कोई नहीं थी, कानून ही नहीं था, हमारे तसव्वुर में ही नहीं था कि वो गधे का गोश्त भी को बेचेगा, तो इसलिए इस पे कानून ही कोई नहीं था। ठीक, वो जो आपने मुर्दार जानवर को जो दफन नहीं किया या ये वो इस तरह की कुछ जो सजा थी वो TMA की तरफ से वो 500 रुपए थी और काबिल जमानत थी। वाह। तो वो क्या करता था कसाब के, मिसाल के तौर पे हमने एक कसाब को पकड़ा, उसे पूछा, ओए कदों तो कर रहे हैं काम? कहता जी 3-4 साल हो गए। अच्छा, किवें करना है? कहता जी 4 बकरे होंदे ने, एक खोता हुंदा है ते मिला के चला देने, और ज्यादातर कीमे की सूरत में जाता था। ठीक, अदरवाइज तो उसकी हड्डियां हैं, गोश्त बिक रहा हो, सामने डिस्प्ले हो, पता तो वो पता चल जाता है। ठीक, तो वो कीमे में ज्यादातर चलाते थे। तो हमने उसे पूछा, हमने कहा कि तुझे पकड़ता नहीं? कहता जी वो जेड़ा मीट इंस्पैक्टर है वो आंदा है तो उन्होंने असीं मंथली दे दी है, तो कभी कभी घर वास्ते भी गोश्त लैन आंदा तो असीं उन्होंने दे देईदा, उन्हें कभी पता नहीं चलिया। जबरदस्त। ठीक, हमने कहा वो तो चल तू चंगा करना है, हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो डिजर्व करता है, उन दियो, लेकिन बाकी अवाम ना दियो। तो उस वक्त इस पे सजा को नहीं थी। वो क्या करते थे कि अपना एक को बच्चा जो है, एक हेल्पर, उसको पकड़वा देते थे, अगले दिन उसकी जमानत करा लेते थे, तो उन्हें एक गधे में से कुछ 30-35 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाता था। मटन करके बेचते थे। वाह, नहीं बीफ करके बेचते थे? मटन करके। अच्छा, बीफ करके बेचे तो वो तो फिर उन्हें क्या बचना था,
बीफ तो आधी कीमत पे था मटन के, बिल्कुल ठीक। ठीक है, मटन करके बेचते थे तो, और कीमे में जाता था। बल्कि इसके जो कान है उससे हलीम बड़ी अच्छी बनती थी। हलीम में वाह। वो जो तार आती है, वो लेस आती है, वो इसके कानों की वजह से आती यानी कि लाहौर की जितनी बड़ी सब कूजी हलीम वाले हैं है। वो नाम इसी मैं नहीं लेता किसी का कि जी किसका था, लेकिन हलीम में ये डाल रही थी। टेस्ट इसी से निकल रहा था। हाँ, जायके वो कहते हैं जायके फिर इंजनी बन गए। तो वाह वाह वाह। वो ना, अब ये है कि हमने क्या किया कि हमने इस पे कानून साजी करवाई। ठीक है। जो पहले बेलेबल ऑफेंस था उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करवाया। जो 500 रुपए जुर्माना था उसको बढ़ा के 8 लाख करवाया और 5 साल कैद करवाई। और फिर सबसे हमने जो इस पे जरूरी काम था करने वाला, वो ये किया कि इसकी खाल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगवा दी। अच्छा, अभी तक पाबंदी? अभी तक पाबंदी बरकरार है। बल्कि हमारा जो कसूर के बहुत सारे टेंडरी वाले हैं, उनके खिलाफ हमारे हमसाया मुल्क के जो लोग हैं वो अदालतों में चले गए कि जी इनके साथ मुआहदे थे इतनी खालें प्रोवाइड करने के, और ये उससे पीछे हट गए। तो वो जो है हमने इस पे फिर पाबंदी लगवाई। उसके बाद आज आप पूरे पंजाब में निकल जाए, आपको अल्लाह के फजल से कहीं पर भी कोशिश भी कर लेना तो आपको गधा जो है ना वो नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आप हर साल जब बजट आता है तो उसमें सारे आदादो शुमार आते हैं ना बजट से पहले, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो आप हर साल का उठा के देख लें तो पता चलेगा पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई है। वो तो आपकी बात ठीक है, गधों की तादाद तो पाकिस्तान में बढ़ गई है। बट साहब, फूड अथॉरिटी का क्या किरदार रहा? गुज़िश्ता 1.5 दहाई से आप इनके साथ हैं, देख रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि अच्छा काम कर रही है, मज़ीद अभी काम करने की ज़रूरत है? क्या सोचते हैं आप? देखें उमर भाई, आप उम्र में मेरे से छोटे हैं, ठीक, आपने वो वाला दौर शायद अभी नहीं देखा, उस वक्त आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं थे जब फूड अथॉरिटी नहीं थी। अच्छा, ठीक है। तो क्या था आलम ये था कि लाहौर के 9 टाउन है और 9 टाउन में हर टाउन में एक फूड इंस्पेक्टर होता था और उसकी तालीम FA होती थी, FA या किसी की BA भी थी। ठीक है। ठीक, तो वो जो लोग थे वो बेसिकली सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम थे जो सैनिटरी कंडीशंस देखने जाते थे। ठीक है। और वो उसकी बेस पे उसको को थोड़ा बहुत जुर्माना कर देते थे। किसी को 500 कर दिया, किसी को 1000 कर दिया, बड़ा जुर्माना किया तो 3000 कर दिया। वो उस तरह सील करने की भी उनके पास पावर नहीं, अथॉरिटीज नहीं थी। अथॉरिटीज नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जो मिलावट है, मिलावट का लेवल हो गया हुआ था जदीद। पहले दूध में पानी मिलाना ही बड़ी मिलावट थी, आज दूध में जो पानी मिलाएगा उसको आप ईमानदार समझे, हाँ जी, तो जाली आ रहा है। बिल्कुल ठीक, तो आप मिलावट का लेवल फर्क हो गया हुआ था, अब साइंसी बुनियादों पे मिलावट हो रही है। तो इसको पकड़ने के लिए भी तो उसने स्किल वाले बंदे होने चाहिए, ऐसे ही है। उनके पास तो वो महारत नहीं थी, वो तालीम भी नहीं थी। तो यही बात जाके मैंने शबाशिर साहब से की। मैंने कहा सर, कानून साडा 1965 का चल रहा है, कोई कानून 1935 का चल रहा है, तो मिलावट हो रही जदीद पैमाने की, तो इनू फड़न वास्ते बाकायदा महकमे बने ने, तो तुसी इत्थे भी शफकत फरमाओ। तो उन्होंने मेहरबानी की और 2011 में 1 जुलाई 2011 से पंजाब फूड अथॉरिटी ऑपरेशनल हो गई और इनको सबसे पहला छापा मैंने मारने ले गया था मैं। अच्छा। और इनके साथ मैंने बड़ा काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता कि पंजाब फूड अथॉरिटी रिश्वत से पाक है या वो खामियों से पाक है, नहीं, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। बहुत सारी चीज़ों पे मुझे उन पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मैं उन्हें समझाता भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद पंजाब फूड अथॉरिटी से मुझे प्यार भी है, क्योंकि एक तो मेरे अपने हाथों का लगाया हुआ पौधा है और इसकी वजह से हम बहुत बेहतर है। आज पंजाब जो है बाकी तीनों सूबों प्लस आज़ाद कश्मीर से प्लस GB से बहुत बेहतर है। यहाँ पे आपको, जैसे आपको बताया कि खुला कुकिंग ऑयल कहीं नहीं मिलेगा, आपको गधे का गोश्त नहीं मिलेगा, वो भी बेहतर होगा, आपको खुले मसाले नहीं मिलेंगे, आपको कवानीन पे जितनी पाबंदी फूड की यहाँ मिलेगी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आज आपको वहाँ पे बहुत बेहतरी मिलेगी। ऐसे ही है। ठीक, जबकि हमने जब शुरू किया था तो आज वो वाला सूरत हाल देख के हमारे आंखें बाहर आ जाती हैं कि यार ये हम खाते रहे थे,
ठीक, तो आज तो आप हमारे बहुत सारे घरों से बेहतर हैं इनके किचन, ऐसे ही है। ठीक। तो ये बेहतरी फूड अथॉरिटी की वजह से आई है, और अभी इनको पावर्स भी ज़्यादा देने की ज़रूरत है, अभी इनको और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है हुकूमती भी, ताकि और ज़्यादा बेहतरी हो जाए। आज इस वक्त दूध के ख़िलाफ़ जितनी बड़ी कैंपेन चल रही है, पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं चल रही जितनी बड़ी कैंपेन पंजाब में चल रही है। ऐसे ही है। और दूध में जितनी बेहतरी ला रहे हैं ये, जितनी ज़्यादा 2 नंबरी हो रही थी, वो आपकी सोच है। जाली दूध, हमारा यहाँ पे सिंथेटिक दूध इतना ज्यादा आम है, अब तो उसके प्री मिक्स बन गए हैं। जी जी, बट सर वो मैं देख मिलना रहा था शुरू हो गया है। ऑनलाइन, कराची से मैंने एक रील देखी। कराची के एक बाजार के अंदर कुछ खवातीन परचेजिंग कर रही थी और साथ एक व्लॉगर वीडियो बना रहा था। उसने बताया कि ये जो पैकेट है ये 10 किलो, एक इतना सा पैकेट था, ये 10 किलो दूध बनाएगा। मतलब आपने 10 लीटर पानी के अंदर उस एक पैकेट को डालना है तो वो खालिस 10 लीटर दूध बने। वो मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने थोड़ा सा और वीडियो को आगे देखा। उसने कहा जी कि आइसक्रीम खाते हैं आप, ये आइसक्रीम का मिक्स है, ये 10 लीटर का आपने ये एक पैकेट लेना 250 रुपये के अंदर, इससे 10 लीटर दूध तैयार हो गया। और फिर ये 150 का एक पैकेट लेना है, ये आपने उसी 10 लीटर में डालना है तो आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। बट साहब वो क्या चक्कर है, वो तो मुझे बताएं। अच्छा, वो उसका चक्कर ये है कि सबसे पहले तो आप इसको समझें सिंथेटिक दूध को, ठीक कि है। ये बनता कैसे है। ये बेसिकली ऐसी भैंसें हैं जो एक वक्त में 5000 लीटर दूध भी दे देती हैं। 5000 लीटर? जी। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो 10,000 लीटर दूध भी दे देती हैं। और ये वो वाली भैंसें हैं जो बीमार भी नहीं होनी, ठीक। ये वो वाली भैंसें हैं कि जिन्होंने चारा भी नहीं खाना, क्या वो बात, यूनिट खाने हैं, ठीक। क्या बात है। तो ये भैंसें जो हैं, ये बेसिकली वो बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनें हैं, ठीक है। उसके अंदर 2 किलो खुश्क दूध पाउडर जो है ना वो डालना है, ठीक है। ठीक। बल्कि रेपिटेशन ही हो रही है, खुश्क दूध भी वही है, पाउडर भी वही, ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये क्या करते हैं कि हमारे पास खुश्क दूध में 3 अकसाम आती है जी। एक होता है कि जो फुल क्रीम होता है, ठीक है। उसको ड्राई कर लिया जाए। दूसरा होता है स्किम्ड मिल्क, जिसमें कम फैट है, उसको ड्राई कर लिया जाए। एक है कि जिसमें सारा कुछ निकाल लिया जाए, बाकी जो कच्ची लस्सी बचती है उसको खुश्क कर लिया जाए, तो वे पाउडर है। ठीक है। अब वो देखने में सारे पाउडर ही है, वाइट पाउडर, ठीक। वो माहिर पहचान लेगा कि ये चिकनाहट वाला है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, और ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक। अब ज्यादातर हमारे पास जो आता है वो स्मगल्ड आता है, ईरानी आता है, ठीक है। और यहां पर ऐसे बाकायदा फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो वहां से लेके आएंगी और लाके उसके कपड़े बदल देंगी। 25 किलो का थैला है, ब्लिस्टर पैकिंग से उसको जो है ना नॉर्मल पैकिंग नहीं 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 नहीं, वो उसी क्राफ्ट पेपर में, वो उसी तरह पैक में आया, ठीक है। आके उसको नए कपड़े पहनाए गए, डेयरी ऑस्ट्रेलिया, डेयरी अमेरिका, डेयरी न्यूजीलैंड करके, उसके ऊपर नई एक्सपायरियां लग गई, गुड, ठीक। और उसके बाद वो पूरे वतन अजीज में फैला दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब उसमें हमने जितने लोग पकड़े हैं, उधर से हमें ये मुख्तलिफ कई जगहों पे ईरानी मिलते हैं, कई जगहों पे ये इस तरह के जाली ईरानी बिकते हैं, लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। अब उसमें होता क्या है कि ये जो दूध होगा, पाउडर जो है, 2 किलो पाउडर, 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी डाला जाता है, जो उसके साथ अच्छा जेलिन हो जाता है, ठीक है। ठीक। घी का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल ठीक है, करते हैं, ठीक। और मैं वो उसका नाम इसलिए नहीं बता रहा ताकि लोग बनाना शुरू ना कर दें, नहीं तो मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है, ठीक। अब वो एक मखसूस यानी क्लासेस दे सकते हैं आप जाली जी, दूध बिल्कुल की? दे सकते, वाह, जबरदस्त। अच्छा, अब फिर उसमें 1-2 केमिकल डाले जाते हैं, उनके भी मैं नाम नहीं बता रहा, ठीक है। ठीक। ये मिक्स करके, और 37 लीटर पानी है, 1 किलो घी, 2 किलो वो, और 37 लीटर पानी और कुछ केमिकल्स, ठीक है। इससे 1 मन दूध तैयार होगा, 1 मन दूध तैयार होगा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो डालेंगे, वो इतना उस पे झाग भी आएगी, सारा कुछ होगा, फैट वगैरह हर चीज, फैट लेवल उसका पूरा होगा, ठीक है। आप फूड वो जो मिल्क एनालाइजर है उस पर चेक कराएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसने तो फैट बतानी है, ये नहीं बताना कि कौन सी है, ठीक है, ठीक। तो इनको फिर, अब पंजाब फूड अथॉरिटी के जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं,
अपराइट आदमी है, इन्होंने अपना ईमान की हद तक इसको उन्होंने अपना तहैया कर लिया कि जी मैंने जाली दूध नहीं बिकने देना। लाहौर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन लाहौर में है, पंजाब ऐसे ही है। पूरे यहाँ आरफ वाला से शुरू हो जाए, इधर से कसूर और फिर ये जो बागा मुल्हिका और जितने जी लाहौर के सब जगह से आते सगियाँ हैं। और ये सारी एंट्री इधर शेखुपुर है, शारकपुर, सब जगहों से लाहौर में दूध आता है। एंट्री होती है। तो यहाँ पे नाके लग गए, ठीक है। दूध चेक होना शुरू हुआ, तो धड़ाधड़ आज भी आप मुस्लिम टाउन जाएं फूड अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर आपको सैकड़ों दूध के टैंकर खड़े हुए आज भी नजर आएंगे। ठीक, अब वो अच्छा खासा माली नुकसान हो रहा है उनका, जो जाली हुआ वो पकड़ के उन्होंने वहां पे खड़ा कर लिया। तो उन्होंने उसका तोड़ क्या निकाला? उसका तोड़ ये निकाला कि यार आप ना 37 लीटर जो पानी डालना है उसके बजाय 4 या 5 लीटर पानी डालें, तो वो गाढ़ा सा महलूल हो जाएगा, कैरी करना आसान हो जाएगा। कहाँ पे वो बड़ा ड्रम जाएगा या टैंकर जाएगा, कहाँ एक छोटी ड्रमी में डालें और बाकी रेशो उधर दुकान पे जाके पूरी कर लें। ये भी ठीक है। ठीक है, वो बड़ा टैंकर गुजरेगा तो नजरों में आ जाएगा, हुन रक्शे ते ले जाएंगे उन्ने ही मन दुध तो किसी ने पता नहीं चलेगा, रिक्शे नहीं ना चेक होंगे। बिल्कुल ठीक है, वैगन की सीटों के नीचे रख के ले जाएंगे, नहीं चेक होंगे, सवारियां बैठी हैं, उन्हें दुध वाली गड्डी तो नहीं ना, वो तो उन्होंने दुध वाली गड्डी पढ़नी। तो ये तरीका आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिक्शे भी चेक करने शुरू कर दिए, वैगनें भी चेक करनी शुरू कर दी। ठीक, जितने एंट्री पॉइंट्स, तो उन्होंने कहा भी फड़े जा रहे हैं। उसका फिर और हाल क्या निकाला, उन्होंने कहा कि पानी पाओ ही ना, सारी रेसिपी मिक्स करके एक पैकेट बनाओ प्री मिक्स। ठीक है, जबरदस्त। तो हुणे छापर ही तुसी दुध दा टैंकर लेके जा रहे हो। ठीक है जी, तो ये प्री मिक्स बिकना शुरू हो गया। तो वो ये चीज है आपको मैं बता रहा हूं, तो वो अब उस रेसिपी को उन्होंने ड्राई फार्म में किया कि अंदर तुसी अपने घर दे विच उत्थे मधानी फड़ लो ते आराम नाल मिक्स कर लो। आराम नाल बना के सीधा दुकान पे बेचो। तो वो ये हो रहा है। तो वो भी जहां जहां इतला मिलती है पंजाब फूड अथॉरिटी धड़ाधड़ पकड़े जा रही है। जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये हो रहा है। बट सब चिकन मुर्दार सुना है बहुत ही ज्यादा बिकता है, और हाँ। जो खा रहे हैं वो भी गांधी खा रहे हैं, क्या मतलब आप खुद बताएं क्या हो क्या रहा है? देखिए, आप मुझे ये बताएं, आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ठीक, अभी सर्दियां जा रही हैं, ऐसे ही है। शदीद ठंड में आपको कितनी, अब जब हाईवे पे रात को ट्रैवल करें तो आपको कितनी गाड़ियां ऐसी मिलती हैं जिसके इर्द गिर्द वेदर शील्ड होती है मुर्गी ले जाने वाली? एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, बहुत कम, कोई मतलब बहुत कम। ठीक है जी, ना होने के यानी बराबर। को 2-4%, 5% कह लें, That's say अच्छे 2-4% लोग हैं ऐसे जिनको ही। कोई। ठीक है जी, तो मोटरवे पे मुझे अब कुछ नजर आ जाती हैं हाईलैक्स, उन्होंने तरपाल लगाई है, वेदर शील्ड लगाई, मैं ना उसकी बाकायदा तस्वीर भी खींचूंगा, जाती बार उसको सलूट भी करके जाऊंगा कि यार तेरे जी थोड़ी जी इंसानियत बाकी है। ठीक, हालांकि वो ड्राइवर है, उसने तो मुलाजमत करनी, पीछे मालिक का काम है, लेकिन बहरहाल मुझे जो भी ऐसा नजर आता है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, यार तेरी मेहरबानी, तू नेकी की थी जानवराना। अदरवाइज जब आप मुर्गी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि ऐसे बर्ड भी होते हैं कि जिनके जिस्म पे पर कम है। अब वो जो पर कम है वो क्यों कम है? उसको कोई डिजीज थी। ठीक, तो अब वो जो डिजीज थी उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी भी लो हुई है। रात को जब टेम्परेचर 0 के करीब होना है और रात को 100-125 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी दौड़ रही है और खुली हवा पड़ रही है, उसे जंगला चारों तरफ से ओपन, तो उसमें वो मुर्गियां जिनके जिस्म पे कोई वेदर प्रोटेक्शन के लिए बाल है ही नहीं है, तो वो तो रास्ते में दम तोड़ जाएंगी। बिल्कुल। वो जो दम तोड़ जाएंगी वो तो तोल पूरा करेगा वो जो ड्राइवर है, और वो जो भेजने वाला है और खरीदने वाले हैं, वो फिर ला के उसकी अलहदा बोली होती है ठंडी मुर्गी की। अच्छा, ये अलहदा बोली के ऊपर बिकता है? अलहदा बोली बिकती। ठीक है जी, तो ये जमीर फरोशी होती किस जगह के ऊपर है? हमारी टर्लिंगटन मार्केट में होती है, हमारी इधर होती है, ये जो बदामी बाग है उसके पास एक मार्केट है, वहाँ पे होती है, 2 जगह। अच्छा, ये वहाँ बिकती है सर? वहाँ बिकती है। ठीक, अब वहाँ पे बड़ी दफ़ा छापे पड़ते हैं, बड़ी दफ़ा पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर बाज नहीं आते हैं। ठीक, पूरी पूरी गाड़ियाँ मुर्दा मुर्गियों की अभी भी पकड़ी हैं हमने,
ठीक, वो उसमें मैं तो वीडियो मैंने लगाई तो मुझे वो कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मुझे वो रिमूव करनी पड़ी, नहीं तो मेरे पास तो फुटेज की भरमार है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, जो हमने इन सर्दियों में पकड़ी हैं अभी मुर्गियाँ, ठीक है, मुर्दा मुर्गियाँ। अब वो मुर्गियाँ जो है वो कहाँ जाएंगी जी? वो आपको कई ऐसे चरगे मिलेंगे जो आज भी 395 रुपए का चरगा आपको मिल जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है, और होगा ये कि उसको उन्होंने लाल रंग किया होगा। ठीक, जरा रंग थोड़ा चरगे का या डार्क येलो कर देंगे या लाल कर देंगे और चरगा निकालेंगे जी। ठीक, अब उसमें वो और फिर मसाले उसमें तेज रखे होंगे ताकि बाकी चीजों पे वो हावी हो जाए और वो बिकता है। ठीक, फिर उसके बाद कई जगहों पे बड़े सस्ते शुआर में बिकेंगे। अब मुझे आप बताएं कि तकरीबन 100 ग्राम बोनलेस चिकन उसमें आएगा, 500 रुपए किलो चिकन है। ठीक, 100 ग्राम उसका बोनलेस अगर हम लेंगे तो 700-800 रुपए का होगा। 700 रुपए का बहुत भी ज्यादा होगा जी, तो 70 रुपए का तो चिकन उसमें डलेगा। उसके बाद शवारमा ब्रेड ले लें, वो भी कोई 15 रुपए 20 रुपए की वो है। ऐसे ही है। उसमें को मसाले भी डलेंगे, उसका स्टॉल का किराया भी है, मेकिंग के चार्जेस भी हैं, ऑयल भी है, उसमें म्यूनीस भी है, उसमें बाकी चीजें भी है। हालांकि म्यूनीस भी उनकी इंतहाई घटिया होती है, वो खुली वाली म्यूनीस लेते हैं, मार्केट वाले तो नहीं लेते। ऐसे ही है। उसमें आप किसी दिन भी पायोडीन के चंद कतरे डाल के देखें, वो निजी स्टार्च है। अब म्यूनीस तो जो बनती है वो तो अंडे से बननी है, अंडे से, कुकिंग ऑयल अच्छी ब्रांड का। ठीक, तो उसमें तो स्टार्च नहीं होनी है। इसमें आप डाल के देखें हाँ पायोडीन, तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगी और उसको पर्पल कर देगी जी। ठीक, तो वो जो है वो अंदर वो सॉसेज डलनी है। अब वो जो है वो तो उसे 125-150 रुपए का पड़ रहा है। बिल्कुल कॉस्टिंग ही है जी, तो आपको कितनी जगहों पे असली बड़ा वाकई बड़ा शवारमा जो है वो कितने कितने का मिलता है? 70 रुपए 60 रुपए 70। ठीक है जी, तो फिर मुझे बताएं कि वो कैसे पूरा कर रहे हैं। अच्छा बट साहब, मुर्दार के और जिंदा के रेट के अंदर फर्क कितना है? आपने तो इस पे भी वर्किंग की होगी। वो सस्ता है, वो तो देखे ना, एक मुर्गी जो है वो ही को 60-70 रुपए की मुर्गी बिकती है, पूरी मुर्गी। तो बट साहब इसके साथ साथ इसका अंडा जो है उसके अंदर भी सुना है बहुत ज्यादा फादियत है, वो तो बता दे। नहीं, अंडा जो है, अंडा अच्छी चीज है, अंडा अच्छी चीज है। वो चाहे आप देसी ले लें तो वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपको और नहीं मिल रहा, आप ये ब्रॉयलर का ले लें तो भी वो खाएं जरूर, अंडा फायदा देगा आपको। ठीक है, लेकिन आप जो ब्रॉयलर है इसकी कलेजी ना खाएं, देसी की कलेजी खा लें, ब्रॉयलर की ना खाएं। ठीक है, क्योंकि इसको हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, इसको ऐसी खुराक में ऐसी चीजें दी जाती हैं वो जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप किसी भी ये जो पोल्ट्री फार्मर है आप उससे खुद पूछ लेंगे तो वो खुद भी घर पे कलेजी नहीं खाएगा। ब्रॉयलर की कलेजी से परहेज करें, क्योंकि इसको जो है वो सारा कुछ जो है वो डिपॉजिट उस कलेजी में होना है आके लिवर पे जी। बट साहब वन डिश की पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती है, क्या ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब उमर साहब थोड़ा सा पीछे चल जाए, जब ये वन डिश की पाबंदी का कानून बना था तो उस वक्त जो खाने का रेट था वो वन डिश की पाबंदी लगने के बाद भी वही रेट था। अब बेसिकली तो अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बनाया गया था, तो क्या अवाम को फायदा पहुंचा इससे? बिल्कुल भी कतई नहीं पहुंचा। जिस रेट पे यहाँ पे ये 3-4 हजार रुपए वन डिश पे चिकन वाली वन डिश का रेट देते हैं, इतने में आपको 50 डिशों का बुफे मिल जाता है। ऐसे ही है। ठीक है, आप खुद फूड के शोबे से वाबस्ता हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो क्या करते हैं। आपने खाना तो उतना ही है, तकरीबन बड़ा आप खा लेंगे तो 1500 ग्राम खा लेंगे, बहुत ज्यादा भी खाया, बहुत ज्यादा खाए तो 1500 ग्राम खा लेंगे। उसमें आपने को थोड़े चावल भी लेने हैं, उसमें को 250 मिलीलीटर की आपने एक कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है, उसमें को 200 ग्राम आपने मीठा भी लेना है। ऐसे ही है। तो जो मीट है एक्चुअल वो तो 300-400 ग्राम से ज्यादा आपने नहीं खाया। ऐसे ही है। ठीक, तो वो जाके आपको क्या उसमें से अब वो चाहे आपने एक डिश ले लिया है, चाहे 2 डिशों में से चिकन ले लिया है, चाहे 3 में से ले लिया, तो वन डिश की पाबंदी का फायदा अवाम को नहीं पहुंचाया गया। बट साहब लाहौर के अंदर एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है, क्योंकि मैं भी रेस्टोरेंट की फील्ड से हूँ, जहाँ पर 25,000 में 20,000 में पूरा बकरा भी मिल जाता है।
क्या ख्याल है आपका, पॉसिबल है? देखिए, मैं ना अवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप बहुत नेक लोग हैं और सदका खैरात बड़ा करते हैं, तो बराए मेहरबानी जब आप सदका करें, खैरात करें, तो अपने सामने उसको ज़बह करवाएं और अपने सामने उसको गुरबा में तकसीम करें, मसाकीन में। ये जो आप भेज देते हैं ना किसी जगहों पे, तो उन पे आप ट्रस्ट ना करें। वो सदका जो है वो ऐसी जगहों पर भी जाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक। बट साहब, रमज़ान आ गया है और रमज़ान की निस्बत से आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज इतनी इस लेवल की हैं, सहरी में किस गज़ा का इस्तेमाल करें तो रोज़ा अच्छा गुजर जाएगा, और अफ्तारी में इसी तरह क्या ऐसा खाएं कि जिससे सहरी तक सुकून रहे, कोई हैवीनेस ना हो, उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, हमारे रोज़ा आया किस लिए है? रोज़ा तो इसलिए आया है कि हम अपने स्टमक को, मैदे को ना रेस्ट दे दें। पूरा साल हमने इसके साथ ज्यादती करनी है, हमने अला बला खाना है हर चीज़, तो एक महीना इसको रेस्ट दे ताकि ये अपनी सफाई करे, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करे। तो उसमें भी, इसमें, और हम रमज़ान में बाकी दिनों की निस्बत ज़्यादा खाते हैं, हमें एक फोबिया हो जाता है कि यार 12-14 घंटे का रोज़ा है, कुछ नहीं खान नू लभना तो हुने ही तोन लवो। वो जो हम करते हैं उसमें हम अपने साथ बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। इसी तरह अफ्तार पे भी, और हमें पूरा साल हम पकौड़े समोसे नहीं खाएंगे। कभी कभार बारिश हुई है, पकौड़ों का दिल किया, थोड़े से खा बनवा लिए, लिए। बनवा लिए, बिल्कुल। ठीक। कभी कभार बदपरेजी की, आप समोसे खा लिए, लेकिन रमजान में तो लगता है कि रोजे फर्ज नहीं हुए, पकौड़े फर्ज हो गए। ऐसे ही है। ठीक। तो हमने वो बहुत ज्यादा खा लेने हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी लाइट रखें, जो नॉर्मल ग़िज़ा आप लेते हैं उतनी ही रखें। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप भी एक रोटी रखें और उसको फाका दें ताकि आपको अफाका हो। ये ना करें कि उसमें तो फिर पराठे बन रहे हैं, उसमें तो फिर सैरियां चल रही हैं, उसमें तो अफ्तारी पे बुफे चल रहे हैं, ठीक, और उसमें तो मुकाबले हो रहे हैं। तो ये ना करें, ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम अपने आप के साथ। बिल्कुल ठीक। बट साहब, मुझे ये बताइएगा, इतने साल से आप जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को, वो लोग जो कि पब्लिक को, आम पब्लिक को डिफरेंट जो है तरह से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट, किसी ऐसी इंडस्ट्री पे छापा मारा हो और आपने देखा हो कि यार ये किस हद तक ज्यादती कर रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद हो? 2 वाक़यात वैसे तो बेबहा हैं, ठीक। हर जगह की एक हर नई जगह स्टोरी पे एक है। नई स्टोरी है, ठीक। अब वहाँ पे क्या था कि हम चले गए, वहाँ पे ये ट्रकों के ट्रक मुर्गियों की वेस्ट के ये वहाँ पे आए हुए, ठीक। और मुर्दार जानवर भी वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब उनको जो है, उनको बड़े बड़े कड़ाए हैं, उसमें डाला हुआ है, और उसमें पर भी हैं, उसमें बाकी गलास्तें भी हैं, वो सारा कुछ उस बड़े कढ़ाई में डाला हुआ है, और नीचे आग जाली अलाव, और वो उसे मेल्ट कर रहे हैं, और वहां पे बदबू इतनी है कि सांस नहीं लिया जा रहा, और कई 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 दिन अपने आप से बू आती रही है। और वो जो कपड़े उस दिन पहने थे, जैसे ही वो कपड़ों को देखते थे तो भी एकदम बू आना शुरू हो जाती थी। ये आलम था। वॉमिट कर रहे हैं, मैं भी, हमारे कैमरामैन भी, हमारी टीम भी, और मैं हाथ खड़े करके भाग रहा हूँ कि यार मेरे बस होगी, मेरे को नहीं, इतनी और प्रोग्राम हो रहे, क्योंकि वो ना बहुत बड़ा कम्प्लेक्स था, वहां पे कई सारी चीजें बन रही थी। एक जगह पे फीड बन रही है मुर्गियों की। जी, मुर्गियों की फुजला से जो है ना जी, फीड तैयार हो। हाँ, यानी एक जगह पे फीड बन रही ठीक है, है। एक जगह पे उसमें से ऑयल कशीद किया जा रहा है, और एक जगह पे अंतड़ियों की सफाई हो रही है, और उसके अंदर कीमे की फिलिंग होनी है, जो बाद में सॉसेजेस बननी है। अच्छा, ठीक। ठीक है। वो तो ऐसी गलीज जगह थी ना, वहां पे सांस लिया जाए, मक्खियां, जानवर, बदबू,
मैं वहाँ पे वो दिखा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये खुश्क होके आई हुई हैं, इसको फीड में इस्तेमाल किया जाएगा। और उसमें मैं रोड साइड पे ये जो जानवर नहीं मर जाते, कुत्ते, बिल्लियाँ, बिल्ले, तो वो भी उसके अंदर उनकी भी डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, वो भी उसमें क्रश हो रही हैं फीड में। मैं उनकी दुम्बें दिखा रहा हूँ। और एक जगह पे तो वहाँ पे हमने देखा कि जूतियाँ भी पड़ी हुई हैं उस लेदर की, वो भी अंदर क्रश होके जा रही हैं, ठीक, फीड में। पता नहीं क्या-क्या कुछ फीड में। ये जो स्लॉटर हाउस से खून आता है, वो खून के खुश्क हुआ हुआ है, उसके बैग उधर पड़े हुए हैं, मुर्दा मछली पड़ी हुई है। ये सारा कुछ उसमें क्रश करके फीड में डाल रहे थे। बड़ा बुरा हाल था। तो वो मेरे लिए बड़ा ही तकलीफ दे और मुश्किल था। आज भी मैं वो याद करता हूँ और झुरझुरी आ जाती है। तो ठीक, बट साहब बंद तो करा दिया था वो हाँ, काम? बंद कराया। इसी तरह लाहौर में एक बड़ा मशहूर ब्रांड था मिठाइयों का, तो अब वो नहीं है, बड़ा उसका ना अनोखा सा निराला सा नाम था उसका। तो वहाँ पे ना, अब नहीं है तो बट साहब नाम हाँ ले जी, ही दें। तो नहीं बस क्या नाम लेना। तो वो जो है ना, मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, उसका यूट्यूब पड़ा हुआ है, उसका बहुत बड़ा उसका कारखाना है। वहाँ पे हम गए हैं, उनके ना वर्कर्स के जो वॉशरूम थे, 8 वॉशरूम थे और 8 में साबुन नहीं था। उन्हीं टेस्ट एंड हाथों जितने से निकल आके, रहे हाँ, ज़ायके अहमियत नहीं ना जाके बनती। जितना गलीज़ उतना लज़ीज़। वो आके उन्हीं हाथों से उन्होंने गुलाब जामुन के पेड़े करने हैं, रसगुल्ले के पेड़े करने हैं। सोचिए ज़ायके कैसे आ रहे जाके होंगे, ठीक है? सख्त रहे। अच्छा, फिर शीरा है और शीरे के अंदर कीड़े हैं, क्या ठीक? प्रोटीन लेवल बराबर प्रोटीन था। अच्छा, अब बड़ा मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने उनके जो कारीगर था चीफ, उसको बुलाया। मैं क्या वो है खुआना पे तो तू सानू, कहता सर नहीं, मिठे ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ, लेकिन ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आगे बखाना। आगे ना 2 लड़के बैठे हैं, वो उनकी गुलाब जामुनों की, रसगुल्ले की ट्रे सजा रहे हैं, एक एक करके जोड़ के ना, और ऊपर ऐसे पैरामिड बना रहे हैं। और उसमें से जहाँ जहाँ कीड़ा नजर आता है चुन के साइड पे ढेरी लगाई है क्वालिटी इंस्पेक्टर। वाह वाह वाह, जबरदस्त। कहते ਵੇਖੋ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, दुकान ਤੇ नहीं जान देना, गाहक बुरा मनाता है ना। जबरदस्त, देखें ना, गाहकों का ख्याल किया हाँ बट साहब। बट साहब आखिर में आप हमारी जो है वो ऑडियंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें खुसूसी तौर पे? देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करें और पंजाब की बात करें, तो आपको ज़्यादातर जगह जो है फूड प्रेमिसेस ये आपको ठीक मिलेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ा मौसर काम कर रही है, लेकिन बराए मेहरबानी ये जो पैक आइटम्स हैं, आपने जब भी ख़रीदनी है, जिस ब्रांड की भी ख़रीदनी है, आपने उसके अज्जा ज़रूर पढ़ने हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें आपने देखना है कि जो आपको दूध मिल रहा है, क्या वो वाकई दूध है, क्या वो ब्रांड उसको खुद दूध कह रहा है जिसे आप दूध समझ के पी रहे हैं। उसके अज्जा में अगर आपको वेजिटेबल फैट नज़र आ रही है तो वो दूध नहीं है। आपने पढ़ना है, एक्सपायरी डेट भी पढ़नी है, अज्जा भी पढ़ने हैं, और जिस आपको इंग्रेडिएंट की समझ ना आए तो आप उसकी तस्वीर खींचे, चैट जीपीटी पे डाल के पूछ रहे हैं कि इन अज्जा को मुझे समझा दें, वो आपको बड़ा अच्छा समझा देगी जी। तो आप बच जाएं। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल आपने नहीं रखना ना, तो फिर किसने रखना है? बराए मेहरबानी ये मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और इस पे अमल भी कीजिएगा। बट साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, बड़ी मज़ेदार। मैं तो अभी यकीन करें कि एक लंबी फहरिस्त थी आपसे पूछने वाली चीज़ों की, तो मैंने जो है ना पेंडिंग पे रख दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बार बार आते रहें और इसी लोगों तरह का हम दिल खराब करते हैं। नहीं नहीं, दिल नहीं करा, लोगों को हकीकत बताते हाँ। हैं। तो बट साहब आपका बहुत शुक्रिया आने का, हमें वक्त देने का। उम्मीद है इस तरह की मज़ीद जो है मज़ेदार गुफ्तगू वाली नशिस्तें लगती रहेंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच बट साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया।